नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट एकेडमी में। आज हम लोग समसामयिक विषय के उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो भारत के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों को भी इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो भारत और चाइना के टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना था कि गलवान घाटी में हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए। इसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू किए। अभी शुरुआत ही हुई थी कि चीन समस्या को भांप गया और उसने अपने गलवान घाटी से अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया। तो आज हम लोग इसी बात के बारे में बात करना चाहते हैं, क्या वास्तव में जो है कूटनीतिक भारत की विजय हुई है या फिर चाइना कुछ अलग गेम खेल रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं इस पूरे परिदृश्य की। अगर हम बात चीन की करें तो चीन एक ऐसा देश है जो इस समय सबसे तेजी से उभरता हुआ देश है और इसकी चाह भी बहुत अधिक है। वर्तमान में चीन पूरे विश्व पर अपना दबदबा बनाने की चाह रखता है और इसी का नतीजा वर्तमान में कोरोना काल भी है। इसे नकारा नहीं जा सकता है। कोरोना काल से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि चीन अपनी मंशा को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पूरा विश्व इसको भुगत रहा है। अब हम बात करेंगे भारत और चीन टेंशन के बारे में। हम लोग जानते हैं गलवान घाटी से चीन अब पीछे होना शुरू हो गया है, पर क्या बात ये सत्य है और बात इतनी ही है? तो इसका जवाब है नहीं। चीन का टेंशन सिर्फ और सिर्फ भारत से ही नहीं है। अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो इसका सीधा प्रतिस्पर्धा अमेरिका से भी चला आ रहा है, परंतु चूंकि एशिया में इसको भारत ही रोक सकता है, इस वजह से भारत से भी इसके उतने ही तनाव हैं जितने कि विश्व स्तर पर अमेरिका से है। हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से भारत और चीन का तनाव चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से चीन और अमेरिका का भी तनाव विश्व स्तर पर चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि भारत और अमेरिका दोनों ही चीन को घेरना चाहते हैं, क्योंकि विश्व स्तर पर चीन अमेरिका के लिए खतरा बना हुआ है तो एशिया में वो भारत के लिए खतरा बना हुआ है। चीन की तरह भारत भी एक उभरता हुआ देश है और हाल का खबर यह है कि गलवान घाटी से चीन ने पीछे हटने का फैसला ले लिया है। भारत भी अपने सैनिक वहाँ से हटा रही है। परंतु क्या ये सच है? इसके बारे में हम लोग अब थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। वास्तविकता यह है कि चीन का प्लान अब भी हो चुका है। वो भारत को उनके पड़ोसी देशों से उनके संबंध खराब करके उसको चारों तरफ से घेरना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम भारत के भौगोलिक दृष्टि को समझेंगे और भौगोलिक दृष्टि समझने के बाद हम उसके पड़ोसी देशों के महत्व के बारे में समझेंगे। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। उत्तरी अक्षांश में भारत की स्थिति 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक है और 37.5 डिग्री तक है, और अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री से लेकर 97.25 डिग्री के पूर्वी देशांतर के मध्य में भारत का क्षेत्र फैला हुआ है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 7 स्थलीय हैं, 2 जलीय है और 3 देश ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों की ही श्रेणियों में रख सकते हैं। पड़ोसी देशों के नाम भी जान लीजिए: श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और मालदीव। ये भारत के पड़ोसी देशों में जाने जाते हैं। ईरान चाबहार प्रोजेक्ट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मुंबई के कांडला पोर्ट से आप होते हुए अरब सागर में ईरान चाबहार बंदरगाह की अगर हम बात करें तो ये बंदरगाह काफ़ी महत्व रखता है। महत्व इस वजह से रखता है कि तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान के रास्ते होते हुए बड़ी ही आसानी से हम यूरोप जा सकते हैं। अगर हम बात करें पश्चिम में बात करें तो ईरान और तुर्की से होते हुए अफ्रीका पहुंचना भी बहुत आसान है। 1935 तक इसी ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था। चलिए, ये बात तो बैकग्राउंड की हो गई, लेकिन हम बात मेन करते हैं चाबहार बंदरगाह की। वर्ष 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के दौरे पर गए हुए थे।
वहाँ पर उन्होंने चाबहार की महत्ता को समझते हुए चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए एक समझौता किया। समझौता इसलिए भी किया क्योंकि पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह को चीन विकसित कर रहा है और ये चाबहार बंदरगाह मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर ग्वादर बंदरगाह से पड़ता है, अर्थात चीन की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए भारत का यहाँ उपस्थित होना बहुत ही जरूरी था। इस प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान भी शामिल होता है और तीनों के बीच एक ट्राइलेटरल समझौता होता है जिसके तहत भारत एवं ईरान को मिलकर के अफगानिस्तान तक रेलवे लाइन बिछाने के बीच एक प्रोजेक्ट पर सहमति बनती है। इस प्रोजेक्ट पर काम करना था ईरानी रेलवे को एवं भारत की तरफ से इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको इरकॉन के नाम से जाना जाता है, इन दोनों को इस पर काम करना था। चाबहार से होते हुए ईरान के जैदान के रास्ते अफगानिस्तान के जारांस तक जो है जोड़ना था। परंतु समस्या अब कहाँ खड़ी हो गई? समस्या तब आ जाती है जब 2018 में अमेरिका ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया। साथ ही साथ अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए और अमेरिका के द्वारा कहा गया कि जो भी देश ईरान के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध रखता है, कोई भी व्यापारिक गतिविधि में लिप्त होता है, उस देश के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा और साथ ही साथ ऐसे कंपनियों पर भी उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा जो ईरान के साथ किसी प्रोजेक्ट पर कार्य करती है। भारत ने तो अमेरिका को इस बात के लिए मना लिया कि वो किस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है, परंतु उसके बावजूद भी कोई भी भारत की कंपनी ईरान में निवेश करने से बचती रही। उसका सीधा सा कारण ये मान सकते हैं कि कोई भी भारतीय कंपनी अमेरिका को रुष्ट नहीं करना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने निवेश वहाँ पर नहीं किया। भारत की तरफ से लगातार लेट होता जा रहा था। हाल ही में इसी वजह से ईरान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने अभी ये बताया कि अब ईरान अकेले इस प्रोजेक्ट पर कार्य करेगा, अर्थात इस रेलवे लाइन को अकेले ही बिछाएगा। वो भारत की मदद अब इसमें नहीं लेगा, अर्थात भारत इस प्रोजेक्ट से अब बाहर हो जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री जवाद आरिफ ने हाल ही में ये बयान भी दिया था कि हम सोचते थे कि भारत हमारा दोस्त अमेरिका की इन नीतियों का हो सकता है विरोध करे, परंतु हमें नहीं लगता कि भारत अमेरिका को नाराज करना चाहता है। इसके साथ भारत ने इस प्रोजेक्ट पर कोई काम किया ही नहीं और उसने ईरान से तेल एवं प्राकृतिक गैस लेना भी बंद कर दिया, जबकि ईरान तीसरा सबसे बड़ा आयातक था। भारत को तेल आयात करने में तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश जाना जाता था। ईरान के अर्थव्यवस्था की भी बात करें तो इसका मुख्य स्रोत कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस ही है। तो खास भारत जो है इससे ये संबंध भी धीरे धीरे खत्म कर रहा था। तो कड़वाहट यहाँ पे आ ही रही थी। अब बात करते हैं चीन की एंट्री की। वर्ष 2016 में ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी ईरान दौरा हुआ था और उस समय 17 प्रोजेक्टों पर सहमति बनी थी। साथ ही साथ इस पर यह भी बात हुआ था कि चीन और ईरान मिलकर आपसी व्यापार को 45 लाख करोड़ रुपए तक अगले 10 सालों में लेकर के जाएंगे। ईरान अभी तक इन प्रस्तावों पर इतना गंभीर नहीं था, परंतु खबर ये मिल रही है कि ईरान अब इन प्रस्तावों को समझौते का रूप देने जा रहा है। इन समझौते के तहत ईरान सस्ते दामों पर, मतलब डिस्काउंट रेट पर चीन को कच्चा तेल आयात करेगा और अपने यहाँ इनको फ्री ट्रेड जोन उपलब्ध कराएगा। मतलब साफ है कि ईरान में भारत सिकुड़ रहा है और चीन फैल रहा है। चलिए अब बात थोड़ी सी दक्षिण की भी कर लेते हैं, श्रीलंका प्रोजेक्ट के बारे में। श्रीलंका की अगर बात करें तो भारत के साथ इसके पौराणिक संबंध है, हमेशा से रहे हैं और भारत श्रीलंका का संबंध हमेशा से अच्छा रहा है। चीन की नज़रें यहाँ भी गड़ी हुई हैं। चीन ने हम्बनटोटा नामक बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर लिया है और चीन श्रीलंका में भी भारी निवेश कर रहा है।
श्रीलंका में इस समय जो महिंद्रा राजपक्षे की सरकार है वो और उनके भाई प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति दोनों पद पर आसीन है। ये चीन समर्थक माने जाते हैं। इनकी गतिविधियां भारत विरोधी मानी जाती हैं। भारत चीन के इस निवेश के जवाब में श्रीलंका में मटाला राजपक्षे एयरपोर्ट और साथ ही कोलंबो प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेना चाहता था, परंतु महिंद्रा राजपक्षे एवं उनके भाई की जो सरकार है वो इसके पक्ष में नहीं है। वो अलग तर्क दे रहे हैं, अर्थात यहाँ से भी भारत सिकुड़ता नजर आ रहा है और चीन की स्थिति यहाँ भी मजबूत दिखाई देती है। अब हम बात नेपाल की करते हैं। नेपाल के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे कि जब से नेपाल में ओपी कोहली की सरकार बनी है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, तब से नेपाल में भी भारत विरोधी सुर दिखने लगे हैं। हाल ही में मैं आपको उदाहरण देता हूं, काला पानी एवं नीलू लेक, जिस पर सदैव से भारत का ही कब्जा था, भारत के साथ ही इसके लिए समझौता हुआ था। नेपाल ने भारत विरोधी बात करते हुए न कि सिर्फ इसको अपना कहा, बल्कि अपने यहाँ संसद में इसके प्रस्ताव को भी पास करवा लिया। ओपी कोहली की सरकार जो कि नेपाल में इस समय सत्ता में है, ये चीन समर्थित सरकार मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इसको फंडिंग भी चीन ही करता है। तो जाहिर सी बात है कि नेपाल चीन से ही सुर में सुर मिलाएगा और भारत विरोधी बात करेगा। तो नेपाल भी धीरे धीरे भारत के हाथों से खिसकता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं कि अगर भारत को चीन पर कूटनीतिक विजय पानी है, चीन को हम अपनी शक्ति से तो नहीं डरा सकते हैं, क्योंकि शक्ति के मामले में वो भी हमसे कमज़ोर नहीं है। तो कूटनीतिक दाव भारत को भी खेलना होगा, अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखने होंगे, तभी वो चीन पर कूटनीतिक दबाव बना सकता है और उस पर विजय भी हासिल कर सकता है, क्योंकि युद्ध तो दोनों के बीच में होने वाला नहीं है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो विश्व के बड़े बड़े देश भी ये समझते हैं कि अगर एशिया में कोई इसको टक्कर दे सकता है, कोई चीन को पीछे धकेल सकता है, तो वो भारत है। अर्थात भारत की महत्व विश्व स्तर पर भी बढ़ी है, क्योंकि ये चीन को रोकने का सफल प्रयास करता दिख रहा है। इसी वजह से G7 को बढ़ा करके G11 अब किया जा रहा है, जिसमें भारत की प्रमुखता, भारत को भी इसमें शामिल किया जाएगा और साथ ही साथ UNSC में भी भारत को शामिल कर लिया गया है अस्थायी सदस्य के रूप में। अर्थात विश्व स्तर पे भी भारत की महत्वता को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। हर देश जान चुके हैं कि चीन विश्व के लिए कितना खतरा है, वो अपनी मंशा पूरी करने के लिए कितनी हद तक जा सकता है। तो इसको रोकने के लिए भारत को विश्व स्तर पर एक मंच के रूप में देखा जा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।